नमस्कार दोस्तों, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूपीएससी लवर जीकेपी चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो आज का बहुत टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप इसको लास्ट तक देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे तो हमने फैक्चुअल बातें तो आपको रटा दी है। फैक्चुअल बातों को कि कितने स्तूप हैं, कितने मंदिर हैं, ये आपको जो है हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग फंस जाएंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्या पढ़ेंगे? मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहली बात, आज हम मौर्यन आर्ट के बारे में कुछ बातें जान लें। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों, और उसने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। फिर मौर्य वंश के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बनता है दोस्तों। और बिंदुसार जो है अजीवक संप्रदाय का समर्थक था दोस्तों। और बिंदुसार की 16 पत्नियां थी, ऐसा हमें दीपवंश ग्रंथों में मिलता है, सिंहल ग्रंथों में मिलता है। और सिंहल ग्रंथ दोस्तों उन्हें कहते हैं दीपवंश और महावंश को। किसको किसको? दीपवंश और महावंश को सिंहल ग्रंथ कहते हैं। और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बनता है। तो इन्हीं तीनों में से सबसे ज्यादा अगर जो कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे फोकस किया तो अशोक था दोस्तों। तो आज हम मौर्य काल के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोस्तों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कवर करेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको अच्छे से समझे दोस्तों। तो पहले आपको हम ये बता दें कि जो मौर्यन आर्ट है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में दोस्तों? दो भागों में। कौन कौन सा है? तो वो आपका है एक कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट मतलब दोस्तों होता है आपका राजकीय कला। क्या होता है? राजकीय कला। राजकीय कला मतलब हिंदी में जो यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं हिंदी में अच्छे से, लेकिन इसका अर्थ होता है राजकीय कला। तो राजकीय कला में राजा क्या क्या बनवाएगा भाई? तो राजा को जो है अपना, पहली बार तो राजा किस बात के राजा की? राजा जो है अमीर है, उसके पास संपत्ति ज्यादा है, ठीक है, तो वह पैलेस बनवाएगा। क्या बनवाएगा? पैलेस। पैलेस मतलब महल बनवाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में महल बनवाया। फिर जैसे वर्तमान में क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट को आदेश देना होता है तो वह मीडिया के थ्रू या अन्य चीज़ों के थ्रू आदेश दे देता है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो राजा स्तंभ या पिलर्स बनवाया करता था। और राजा किसी विशिष्ट धर्म के प्रति आस्था रखता हो तो उस आस्था को प्रकट करने के लिए स्तूप बनवाता था दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गया? राजकीय। और आपको यहाँ पर एक बात कॉमन नजर आई होगी दोस्तों कि ये जो तीनों चीजें हैं ये राजा ने बनवाया है या राजा के द्वारा बनवाया गया है, इसीलिए हम इसको राजकीय कला या कोर्ट आर्ट कहते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिएगा दोस्तों, और जो पॉइंटेबल नोट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर आपका आता है पॉपुलर आर्ट। क्या पॉपुलर आर्ट मतलब होता है? लोक कला। लोक, तो लोक कला मतलब लोगों द्वारा जो बनाया गया कला है वह लोक कला होता है दोस्तों, ठीक है। तो लोक कला इसके बाद आता है। तो लोक कला में क्या क्या? केव्स है। केव्स मतलब गुफाएं, जो लोगों ने मिल करके गुफा बनाया, ठीक है। तो क्यों बनाया? तो जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि प्राचीन काल में जो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क, ओके, उन दोनों के रहने के लिए जो है वो तो समाज में रह नहीं सकते थे दोस्तों, तो उनको समाज से परे रहने के लिए जो है केव्स यानी कि पत्थरों को काट करके गुफाएं बनवाए जाते थे। और पोट्री है। पोट्री मतलब दोस्तों मुझे हिंदी में इसके बारे में पता नहीं अच्छे से, लेकिन शायद इसे मृदभांड या बर्तन कहते हैं, मिट्टी का बर्तन जो पका करके बनाया जाता था। तो ये जो काम होता था मिट्टी को पका करके बर्तन बनाने जाने का, ये भी लोगों द्वारा किया जाता था। और स्कल्पचर्स मतलब होता है दोस्तों मूर्ति। तो मूर्ति जो है कोई राजा तो आके सीधे बनाएगा नहीं, तो वो लोगों द्वारा ही बनाया गया और लोगों द्वारा ही उसे पॉपुलैरिटी मिली। तो इसलिए हम इन तीनों में देखे होंगे आप कॉमन बात दोस्तों कि ये तीनों को बनवाने वाले लोगों में जो सबसे ज्यादा योगदान रहा है वह लोगों को रहा है, इसलिए हम लोग इसे लोक कला यानी लोक कला कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक कला या पॉपुलर आर्ट कहते हैं दोस्तों। फिर आपका यहां पर हम एग्जाम्पल को प्रूव करेंगे। तो पहले राजा ने क्या बनवाया दोस्तों? महल। तो क्या बनवाया? तो महल जो है राजा ने इस प्रकार बनवाया। देखिए दोस्तों ये राजा का महल हुआ करता था उस समय, ठीक है। तो आप देखिए कि इस महल का बारे में आपको साक्ष्य कहाँ मिला? तो इस महल का बारे में साक्ष्य आपको मेगस्थनीज से मिला। किससे मिला? मेगस्थनीज से। और मेगस्थनीज कौन था दोस्तों? मेगस्थनीज को 305 ईस्वी में जब युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर और उसका चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें पराजित हो जाता है सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर जो है मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है और मेगस्थनीज ने इंडिका लिखा था। क्या लिखा था? इंडिका।
और इसी इंडिका में जो है वह एक प्रकार के महल का बात करता है कि जो राजा द्वारा बनवाया गया था। तो पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि महल क्यों बनवाया गया, तो ये महल जो है राजा के विलासिता और अच्छे जीवन व्यतीत करने के साक्ष्य के तौर पे बनवाया गया। तो और दूसरी बात आपका ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये महल ऐसा था, इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो इसका साक्ष्य हमें मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है और फायान की पुस्तक फोक्योकी में मिलता है। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई महल किसका बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था या ईंट का बना हुआ था, किस चीज का बना हुआ था। तो उस समय दोस्तों पत्थर और ईंट का इतना अच्छा विकास नहीं हुआ था, इसलिए पूरा जो महल दिख रहा है आपको, ये पूरा महल लकड़ी का बना हुआ था। किसका? लकड़ी का। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वो जो महल बने होते थे क्यों बने होते थे, किसने बनवाया और उसका साक्ष्य कहाँ मिलता है और किस चीज से बने होते थे। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर आपका बाद उसके बाद आता है दोस्तों पिलर्स आता है। पिलर्स क्या आता है? पिलर्स। राजा ने पिलर्स यानी कि स्तूपे बनवा सॉरी स्तंभ बनवाया। तो आप यहां पर स्तंभ देखिए, ये दोस्तों क्या होता था, ये स्तंभ होता था। तो देखिए ये पूरा स्तंभ है। ठीक है, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए दोस्तों ये स्तंभ होता था, इस प्रकार का स्तंभ। तो ये देखेंगे कि स्तंभ में दो पार्ट पूरा होता था, ये यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट होता था और यहां से लेकर एक नीचे वाला पार्ट होता था। तो जो नीचे वाला पार्ट होता था दोस्तों उसे क्या कहा जाता था? उसे स्तंभ कहा जाता था या थंब, थंब कहा जाता था, थंब कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, तो थंब ये जो होता था यहाँ से इसके नीचे का होता था और इसके जस्ट ऊपर का जो इसे होता था इसे हम शीर्ष कहते थे। क्या कहते थे? शीर्ष। और अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अशोक के शासनकाल में हमें स्तूप प्राप्त हुए हैं, उस स्तूप के कितने भागों में डिवाइड किया जाता था, तो उसके स्तूप को दो भागों में डिवाइड किया जाता था। एक क्या था? थंब होता था, एक शीर्ष होता था। और इस पूरे शीर्ष को तीन भागों में डिवाइड किया जाता था। पहला उल्टा कमल, तो ये आप देखेंगे दोस्तों ये कमल जो है उल्टा बना हुआ है। उसके बाद में दूसरा इसका भाग होता था चौकी, ये चौकी। और चौथा होता था ये पशु, तीसरा होता था पशु। तो मतलब आपको एक बात समझ में आ गई दोस्तों कि ये जो आपका शीर्ष है उसे तीन भागों में बांटा जाता है। पहला उल्टा कमल, दूसरा चौकी, तीसरा जो है शेर या कोई मतलब पशु। तो इन तीन भागों में जो है शीर्ष डिवाइड किया जाता था। तो अगर जो आपसे कोई पूछे कि मौर्यकालीन शीर्ष को कितने भागों में डिवाइड किया जाता था, तो वो तीन आपका। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी आई होप। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे समझ सकें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लवर जीके में जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आप वीडियो देख करके अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को। फिर आपका दोस्तों आता है स्तूप। फिर राजा ने पिलर्स के बाद क्या बनवाया? स्तूप बनवाया दोस्तों। तो स्तूप को देखिए, स्तूप के बारे में हमने वीडियो बनाया है अच्छे से डिटेल में कि स्तूप कौन स्तूप कहाँ है, किसने बनवाया, आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाए कि कौन सा स्तूप कहाँ है। क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा तो आप यहाँ से कर लीजिएगा, और आपको ये पूछा जाता है कि कौन सा स्तूप कहाँ स्थित है, लोकेशन के आधार पर क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको वहाँ से कवर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखिए स्तूप को, स्तूप जो होता है दोस्तों उसमें एक बहुत चार दीवारी लगी होती है चारों तरफ से। क्या लगी होती है? चार दीवारी। उस चार दीवारी को क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके जस्ट ये एक रोलिंग रेलिंग टाइप का ये बना हुआ होता है जिसे हम मेदी कहते हैं। और इस चार दीवारी और रेलिंग के बीच में थोड़ा सा जगह होता है, जगह मतलब जैसे एक घुमानदार कह सकते हैं आप रास्ता होता है। उस रास्ते से लोग जो है चारों तरफ इस मंदिर के चक्कर लगाते हैं, जिसको हम लोग प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। और इसके बीच में जो गुंबद नुमा बना होता है, अर्ध गुंबद नुमा, उसे हम अंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडा। ठीक है दोस्तों, और इस अंडा पर यानी कि गुंबद नुमा आकृति पर एक चौकोर टाइप का ये ऐसे आकृति बनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्मिका। क्या बोलते हैं? हर्मिका। और हर्मिका जो होता है दोस्तों, इसी में ही महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई भी चीज या वस्तु रखी जाती है, और इसी वस्तु के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए एक छत्र यानी कि आप कह सकते हैं एक छाते नुमा आकृति बनाई जाती है, जिससे लॉयलिटी मतलब वफादारी दिखाई जा सके कि हाँ हम इसमें जो रखा गया है उसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे हम छत्रा बोलते हैं या छतरी बोलते हैं। ओके दोस्तों, और इस स्तूप में एंट्री करने के लिए चारों तरफ से द्वार होते हैं, जिसे हम बोलते हैं आप कह सकते हैं तोराड़ द्वार। क्या बोलते हैं? तोराड़ द्वार। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों आई होप। और आपको यहाँ पर नीचे दिखा दें कि ये देखिए यहाँ पर कि जो अशोक के शासनकाल में हमें 84,000 स्तूप बनवाए गए थे ऐसा साक्ष्य मिलता है। इसका हिंदी पीडीएफ भी आपको भेज दिया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर मेधी, उसका हिंदी भी एक्सप्लेनेशन होगा उसमें। तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, दोनों के लिए पीडीएफ भेज दिया जाएगा लिंक में टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों। तो कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को। फिर आपका ये हो गया
इसके बाद आपका आता है केव्स। केव्स मतलब गुफाएं आता है। तो गुफा देखिए दोस्तों, ये आप गुफा, ये बराबर की गुफा है, ठीक है, बराबर की गुफा है जिसको अशोक ने बनवाया था। और ये जो है जैन और बुद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बनवाया गया था। और बराबर की मतलब बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाएं बनाई गई, जिनका नाम दोस्तों, एक का नाम कर्ज है, दूसरे का नाम चोल करके शायद कुछ है, फिर तीसरे का नाम विश्व झोपड़ी और चौथे का नाम सुदामा है दोस्तों। ये सब हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो में दोस्तों, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। हो गए? तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, फिर पोट्री आता है। पोट्री मतलब मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन जो है अशोक के शासनकाल में या मौर्यों के शासनकाल में इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे दोस्तों, जो पकाए जाते थे। देखिए कितने अच्छे से कलाकृति की गई है, ठीक है। तो आप इसको पहचान कर लीजिए कि उसकी कलर कैसे थे। तो इसकी जो मिट्टी प्रयोग की जाती थी वह देखिए आपको देखने मिल रहा है कि ये भूरा टाइप का है। तो ये आपको यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका बनता है दोस्तों स्क्लिप्चर। स्क्लिप्चर मतलब मूर्ति। तो यहाँ पर यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति ही दी गई है। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी मौर्यकालीन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में या कला में, और कला और हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, यार कई चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में बोलने में। तो ये आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पोर्शन रहा दोस्तों मौर्य काल का। तो आप ये मैं इसको इसलिए बनाया हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर हो सके दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकेंगे। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर का आप लोग कहेंगे, कुषाण चैप्टर का, फिर शुंग चैप्टर का, अगर जो आप लोग जैसा कहेंगे तो आप लोग बना दिया जाएगा उस पर वीडियो, और उस पर काफ़ी अच्छे डिटेल में रहेगा दोस्तों। और कोई भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।